हेलो दोस्तों और वेलकम। आज हम फिजिक्स की सबसे फंडामेंटल लैंग्वेज को डिकोड करने जा रहे हैं, वो भाषा जिसमें पूरा ब्रह्मांड बात करता है। चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने पिज्जा ऑर्डर किया। अब वो 12 इंच का है या 30.5 सेंटीमीटर का? असल में दोनों ही सही हैं, पर ये छोटा सा सिंपल सा सवाल हमें ये बताता है कि ये चैप्टर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, जब हम दूरी की बात करते हैं, कुछ लोग माइल्स इस्तेमाल करते हैं तो कुछ किलोमीटर्स। अब अगर कोई कहे कि मंजिल 50 मील दूर है और आपको आदत किलोमीटर की है, तो कंफ्यूजन तो होगा ही, है ना? बिल्कुल ऐसा ही हाल वजन का है। पाउंड्स या किलोग्राम्स, ये दोनों पूरी तरह से अलग पैमाने हैं। 1 किलो और 1 पाउंड बराबर तो होते नहीं। इसी चक्कर में ट्रेड से लेकर साइंस तक सब जगह गड़बड़ हो सकती है। और टेम्परेचर के लिए तो पूछिए ही मत। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मिक्सअप तो आम बात है। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, लेकिन सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, इसी तरह के केओस से बचने के लिए हमें एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके बड़े ही मजेदार तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आइए उस बेसिक प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे मेजरमेंट यानी मापन सॉल्व करता है। ये असल में केओस में ऑर्डर लाने जैसा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक यूनिट या इकाई एक कॉमन ग्राउंड है, एक तरह का ग्लोबल अग्रीमेंट, ताकि दुनिया में हर कोई हर चीज को एक ही तरीके से मापे। जब मैं 1 मीटर कहता हूं, तो उसका मतलब दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक हर जगह बिल्कुल एक ही होता है। तो इस सारी कंफ्यूजन को, इस केओस को दूर करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एक बहुत ही ब्रिलियंट सोल्यूशन के साथ सामने आए। देखिए, पहले जमाने में सीजीएस और एमकेएस जैसी कई प्रणालियां थीं। सीजीएस में लेंथ, मास और टाइम के लिए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूज होता था, तो वहीं एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। लेकिन ग्लोबल साइंस के लिए एक सिंगल, ज्यादा पावरफुल सिस्टम की जरूरत थी। और फिर आया वो सिस्टम जो आज पूरी दुनिया में चलता है, सिस्टम इंटरनेशनल डूनेट्स, जिसे हम प्यार से एसआई सिस्टम कहते हैं। ये साइंस की मॉडर्न यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और इस भाषा के सिर्फ 7 मूल अक्षर हैं, जिन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। जी हाँ, सिर्फ 7। जैसे इंग्लिश के 26 अक्षरों से सारे शब्द बनते हैं, वैसे ही फिजिक्स की हर क्वांटिटी इन्हीं 7 बेस यूनिट से मिलकर बनती है। तो ये है वो 7 सूरमा: लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। फिजिक्स में हम जो कुछ भी मापते हैं, वो इन्हीं 7 यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। कमाल है ना? ओके, तो यूनिट्स तो समझ आ गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात आती है प्रिसिजन की, यानी हम कितनी सटीकता से कोई चीज मापते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताते हैं कि हम अपने मेजरमेंट को लेकर कितने श्योर हैं। जैसे अगर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड 1.62 सेकंड्स है, तो इसका मतलब है कि 1 और 6 तो पक्के हैं, रिलायबल हैं। लेकिन जो आखिरी डिजिट है 2, वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, एक अनुमान है। तो इस मेजरमेंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। अब आप सोच रहे होंगे, इनको पहचाने कैसे? इसके लिए ये 5 सिंपल से रूल्स हैं जो साइंटिफिक मेजरमेंट की ग्रामर की तरह हैं। जैसे रूल 1 कहता है कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, या रूल 5 बताता है कि डेसिमल के बाद आने वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं। इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। तैयार हैं? जरा सोचिए, 0.04700 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? रूल्स को याद कीजिए जरा। और जवाब है 4। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करने से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। 0.04700 में शुरू के 2 जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं हैं, पर 4 और 7 के बाद आने वाले 2 जीरोस हैं, क्योंकि नंबर में डेसिमल लगा हुआ है। तो कुल मिला के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। इसे 4.700 x × 10 का स्क्वायर किलोमीटर लिखने से ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अब इन रूल्स को एक्शन में देखते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जाम्पल है। यहाँ मास में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और वॉल्यूम में सिर्फ 2। अब रूल ये कहता है कि जब हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जितने सबसे कम वाली क्वांटिटी में है।
यानी कि 2। इसीलिए भले ही कैलकुलेटर 4.7833 दिखाए, हम फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करके 4.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ऑलराइट, अब हम घुसने वाले हैं फिजिक्स की एक सीक्रेट दुनिया में और सीखने वाले हैं उसका सीक्रेट कोड। इस कोड को कहते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब नंबर नहीं है, बल्कि मेजरमेंट का टाइप क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, जिसे हम LT⁻⁻1 लिखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है या 50 किलोमीटर पर आवर, उसकी फंडामेंटल डायमेंशन वही रहेगी। जैसे फोर्स को ही ले लीजिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-2। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि फोर्स का DNA क्या है। ये मास की 1 पावर, लेंथ की 1 पावर और टाइम की -2 पावर से मिलकर बना है। और अब आता है इस सीक्रेट कोड का सबसे बड़ा फायदा, आपकी अपनी इक्वेशन चेकिंग सुपर पावर। इसे कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसका एक ही गोल्डन रूल है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सीधी सी भाषा में आप सेब में सिर्फ सेब ही जोड़ सकते हैं, संतरे नहीं। मतलब आप सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। आप लेंथ में टाइम नहीं जोड़ सकते। चलो इस सुपर पावर को टेस्ट करते हैं इस फेमस एनर्जी इक्वेशन पर। लेफ्ट हैंड साइड पर है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी डायमेंशन आती है mL²T⁻²। अब राइट हैंड साइड पर है पोटेंशियल एनर्जी, और अरे वाह, इसकी डायमेंशन भी है mL²T⁻²। दोनों साइड्स की डायमेंशंस परफेक्टली मैच कर रही हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। ये और भी कमाल है, हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करके एक्चुअली इक्वेशन का स्ट्रक्चर तक पता लगा सकते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम के केस में अगर हमें बस इतना पता हो कि टाइम पीरियड T, उसकी लेंथ L, मास M और ग्रेविटी G पे डिपेंड करता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें बताता है कि T का फॉर्मूला कैसा दिखेगा। और हमें पता चलता है कि टाइम पीरियड मास पर तो डिपेंड ही नहीं करता। फ्यू, काफी कुछ देख लिया हमने। तो चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे फटाफट से रिवाइज करने के लिए ये रही हमारी मास्टर की। ये है इस चैप्टर का पूरा सार। मेजरमेंट के लिए यूनिट चाहिए, SI सिस्टम कंसिस्टेंसी देता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रिसिजन बताते हैं, डायमेंशंस नेचर बताती हैं, और डायमेंशनल एनालिसिस वो तो हमारी सुपर पावर है। और हाँ, ये आखिरी पॉइंट हमेशा याद रखना, एक डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन तो 100% गलत है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जरूरी नहीं कि पूरी तरह से सही हो। लेकिन हर सुपर पावर की तरह इसकी भी एक लिमिट है। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूं, क्या डायमेंशनल एनालिसिस हमें K या पाई जैसे डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बता सकता है? इसका जवाब है नहीं, ये इसकी सीमाओं में से एक है। इस मजेदार सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको फिजिक्स को डिकोड करने में हमारे साथ मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कोशिश को लाइक करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस जरूर दें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।